ये क्लास 11th की एनसीईआरटी, इसकी आप हालत देख सकते हो। और ये क्लास 12th की एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने कौन से रिसोर्सेज का यूज किया, पीवाईक्यूज मैंने कितने साल के किए थे, कि मेरे वो कौन से 2 क्वेश्चन गलत हुए थे जिसकी वजह से मेरे बायोलॉजी में 350 मार्क्स आए हैं, परफेक्ट 360 आउट ऑफ 360 का स्कोर नहीं बना। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ आई स्कोर्ड 350 आउट ऑफ 360 मार्क्स इन नीट 2026 बायोलॉजी एंड कैसे आप भी नीट बायोलॉजी में 350 360 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको मेरे सारे रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज किए थे नीट बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने कौन से रिसोर्सेज का यूज किया था, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर चैप्टर में मैं किया करता था, पीवाईक्यूज मैंने कितने साल के किए थे, क्या मैंने 33 ईयर्स के पीवाईक्यू किए बायो में या फिर ओनली 10 ईयर्स के ही पीवाईक्यू किए, ये भी बताऊंगा। टेस्ट इसके अलावा मैंने कितने दिए, टेस्ट का एनालिसिस हम कैसे करते हैं, टेस्ट में जो मिस्टेक होती है उनका हम क्या करें, वो हमें बार बार कैसे याद रहेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या हमें अलग से नोट्स पढ़ने की जरूरत है बायोलॉजी में या फिर ओनली एनसीईआरटी ही पढ़ें, इन सारे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे वो कौन से 2 क्वेश्चन गलत हुए थे जिसकी वजह से मेरे बायोलॉजी में 350 मार्क्स आए हैं, परफेक्ट 360 आउट ऑफ 360 का स्कोर नहीं बना। तो कौन से 2 क्वेश्चन गलत हुए थे वो भी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बायोलॉजी के मेरे रिसोर्सेज के कौन कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज किए थे। तो मेरे बायो के रिसोर्सेज है, एक तो ये आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी एंड दूसरी हमारी ये क्लास 12th की एनसीईआरटी। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी, इसकी आप हालत देख सकते हो, और ये क्लास 12th की एनसीईआरटी, इसकी भी आप हालत देख सकते हो। क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर लास्ट के जो 3 चैप्टर ना, उसके सारे पेज देखो पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, एकदम पूरी तरह। फिर ये जो 2 एनसीईआरटी है, क्लास 11th की, क्लास 12th की, ये मैंने कई सालों तक यूज की एंड ये यूज करने के बाद में कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैंने फिर अपनी एनसीईआरटी को मैंने चेंज कर लिया और फिर मैं नई एनसीईआरटी लेकर आया। ये क्लास 11th की नई एनसीईआरटी और फिर ये क्लास 12th की नई एनसीईआरटी। फिर मैंने अपनी एनसीईआरटी कुछ रीजंस की वजह से चेंज कर ली, वो रीजन इसी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों मैंने चेंज करी। तो रिसोर्स के बारे में मैंने आपको ये बताया कि मैंने बायो के अंदर ओनली एंड ओनली बायोलॉजी की एनसीईआरटी ही पढ़ी है। इसके अलावा मैंने नॉलेज गेन करने के लिए, बायोलॉजी पढ़ने के लिए कोई भी दूसरे रेफरेंस बुक का, कोई भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का या फिर नोट्स का यूज मैंने नहीं लिया है। मैंने बायोलॉजी पढ़ने के लिए ओनली एंड ओनली बायो की एनसीईआरटी ही पढ़ी है। मैं पूरे दिन बस ये पढ़ा करता था। बायो अगर मैं पढ़ रहा हूं मतलब मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, बस। बायो अगर मैं पढ़ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं। पिछले 2 सालों से बस मैं ये काम कर रहा था कि जितना भी टाइम मैंने एक दिन में बायो को दिया है, ओनली एंड ओनली बायोलॉजी की एनसीईआरटी चलेगी एंड यही काम आपको करना चाहिए। पिछले 6-7 सालों से हमारा बायोलॉजी का पेपर कैसे बन रहा है, नेट का ओनली एनसीईआरटी बेस्ड बन रहा है, तो हमें एनसीईआरटी ही करनी चाहिए बायोलॉजी के अंदर। आजकल क्या हो रहा है, कई सारे अलग अलग जो है ना पब्लिकेशन, अपनी इतनी मोटी मोटी रेफरेंस बुक निकाल रहे हैं, है ना। वो सारी रेफरेंस बुक अगर आपके पास है ना, जो बच्चा नया नया नेट की प्रिपरेशन में लगता है वो ऐसे रेफरेंस बुक ले लेता है। अगर आपके पास है ना, साइड में रखो उनको, फेंक दो उनको, कुछ काम नहीं आने वाले आपके। अगर आपको नॉलेज लेना है नेट बायोलॉजी में, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बायोलॉजी ही पढ़नी है, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज आपको नहीं पढ़नी। कोचिंग के मॉड्यूल भी है तो उनको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखो, उनसे भी आपको नॉलेज नहीं लेना है, वो भी कंटेंट आपको नहीं लेना है, उनमें आउट ऑफ एनसीईआरटी कंटेंट भरा होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही स्टिक रहना है, एनसीईआरटी के लैंग्वेज को ही पढ़ना है, चाहे कितनी ही मुश्किल हो एनसीईआरटी के लैंग्वेज, उसको आप सिंप्लीफाई बना सकते हो कोई लेक्चर देख के, उसकी हेल्प से, लेकिन पढ़नी सिर्फ और सिर्फ आपको बायो की एनसीईआरटी है। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये बात आपके माइंड में एकदम अच्छे से छप जानी चाहिए कि अगर बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं तो आपको पढ़नी सिर्फ और सिर्फ बायो की एनसीईआरटी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये पहली बात। अब कोई स्टूडेंट बोले कि सर मैंने अपने नोट्स बनाए हुए बायो की एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो क्या सर वो नोट्स की हेल्प से मैं पढ़ सकता हूं? ये काम सब करते हैं, ये काम सब करते हैं। वो नोट्स की हेल्प से आपको एक मुश्किल टॉपिक को समझना है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद में वो टॉपिक आपको अल्टीमेटली जब आप याद कर रहे हो ना एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वो याद आपको फिर एनसीईआरटी से ही करना है। तो आप नोट्स की हेल्प से किसी टॉपिक को समझो बट याद आपको एनसीईआरटी ही करनी है, ये बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। अगर आप सिर्फ नोट्स को याद करते रहोगे ना, उससे आपका काम नहीं होगा। आपको करना है आपकी बायो की एनसीईआरटी को ही याद। सिर्फ जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, पढ़ना सिर्फ बायो की एनसीईआरटी। जैसे किसी टॉपिक में आप अटके, आप अपने नोट्स में जाओ, नोट्स से वो चीज समझ लो, वापस आओ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। ये बात समझ गए? ठीक है सर, समझ गए। सर क्या हमको बायोलॉजी की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। खरीदने कुछ नहीं है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपके मोबाइल पर, आप डाउनलोड करो उसका पीडीएफ और आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दें। क्या सर पूरे साल भर कर सकते हैं? साल भर चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने खुद एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले निकाली थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वही मैंने पढ़ी है, ठीक है, उसकी मैंने फोटोकॉपी निकाली और मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन किया करता था। तो एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले मैंने किया था, आप चाहो तो उस टाइम कर सकते हो, या फिर मैं बोल रहा हूँ अभी से अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पता है कि हाँ करनी तो है, करना मैं चाहता हूँ, तो फिर अभी कर लो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके करोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट जाएगा, याद हो जाएगा। तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी और बायोलॉजी की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दो आपके सबसे बड़े रिसोर्सेज है, यही आपको बायो में करने हैं, ठीक है। तो अगर आप बायो में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लेकर आना चाहते हो तो सबसे पहली चीज बायो की एनसीईआरटी जितनी हो सके उतनी करो, जितनी ज्यादा पढ़ी जा सके उतनी ज्यादा पढ़ो। 1 वीक पहले करी थी, आज वापस शुरू करो। कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं, 1 वीक पहले तो करी थी, आज फिजिक्स कर लेता हूं, केमिस्ट्री कर लेता हूं, बायो करने की क्या जरूरत है, बायो अगले वीक कर लूंगा। नहीं, ये काम नहीं करना है। बायो की एनसीईआरटी की कंटिन्यूटी आपकी टूटनी ही नहीं चाहिए। दिन में 4-5 घंटे डेली बायो की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, बिकॉज ये आपके पेपर का 50% वेटेज कैरी करता है। तो रिसोर्स की बात सिंपल हो चुकी है, बायो की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी डेली पढ़नी है, किसी भी दिन आपको छोड़नी नहीं है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, भैया आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या चीज यूज की थी? तो मैंने आपको ये जानकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैंने बायो के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं, कभी नहीं की थी। तो फिर आपके 350 कैसे आ गए? वो सिर्फ और सिर्फ बायो के एनसीईआरटी याद करके ही आए हैं। मैंने बायो के एनसीईआरटी पढ़ी है, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी पढ़ी है, एंड इसी के हेल्प से मेरे 350 आउट ऑफ 360 मार्क्स आए हैं। एंड ये पूरे 360 भी हो सकते थे, ये 350 क्यों बने ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से की ही नहीं है। अगर आपके पास में किसी कोचिंग के मॉड्यूल है, आप वो मॉड्यूल से पर चैप्टर
50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन कर सकते हो, 50 कम हो जाएंगे, 100 के आसपास आप क्वेश्चन कर लो, दैट इज इनफ। वो भी आप तब जब आप पहली बार किसी चैप्टर को समझ रहे हो तब आप कर लो, बाद में जब आप रिवीजन कर रहे हो ना बायो का, तब अलग से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी भी नहीं, और ये बात आप खुद आगे चल के फील करोगे। तो करना क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर, अगर आपके पास किसी कोचिंग के मॉड्यूल है तो आप अराउंड 100 के आसपास क्वेश्चन निकाल सकते हो उस चैप्टर के, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उससे ज्यादा की बहुत जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जेनेटिक्स जैसे कुछ एक चैप्टर है जो मुश्किल चैप्टर रहते हैं, उनमें न्यूमेरिकल होते हैं, तो वो आप जरूर सोल्व कर सकते हो। बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा बायोलॉजी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया, फिर भी देख लो मेरे 350 आउट ऑफ 360 है, और ये पूरे 360 में बन सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज्यादा परेशान नहीं करती। जो चीज है, जो की है बायो में स्कोर करने के लिए, वो है कि आपको एनसीईआरटी कितने ज्यादा लेवल पर याद है, आपने एनसीईआरटी कितने ज्यादा अच्छे से पढ़ी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर मॉड्यूल है तब तो कर लो। हाँ, एक बात, मार्केट में आजकल आती है इतनी मोटे-मोटे रेफरेंस बुक, उनके अंदर क्वेश्चन भी भरे होते हैं, वो क्वेश्चन है ना, वो फालतू क्वेश्चन होते हैं, आपके कुछ काम नहीं आएंगे वो, जो अगर आपके पास में है रेफरेंस बुक, उनको आप फेंक दो साइड में। अगर कोचिंग के मॉड्यूल है तो उनके आप कर सकते हो पर चैप्टर 50-50, 100-100 क्वेश्चन, अगर आपके पास रेफरेंस बुक है उनको फेंक दो साइड में, फेंक दो। अभी नेट में वो आपके बिल्कुल काम के नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड आपका पेपर आ रहा है, और वो जो आपके रेफरेंस बुक वाले क्वेश्चन देते हैं वो एकदम फालतू और आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी मुश्किल होते नहीं है, कुछ भी आपको नया उन क्वेश्चन से मिलेगा नहीं, तो उन बुक्स को फेंक दो साइड में, वो आपके काम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैंने आपको बता दिया, मैंने किए नहीं थे, अगर आप नहीं कर रहे हो तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ो कि आपको जरूरत ही ना पड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस की, या फिर करना चाहते हो, अगर आपके पास किसी कोचिंग के मॉड्यूल है तो हर चैप्टर आपको 50 से 100 क्वेश्चन निकालने, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, आपने पीवाईक्यूज कैसे किए थे, क्या आपने पीवाईक्यूज किए थे? हाँ, पीवाईक्यू मैंने किए थे, ये बात बता देता हूँ। ऐसा नहीं था कि एकदम ही 0% थे क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैंने मॉड्यूल कोई सोल्व नहीं किया, किसी भी कोचिंग का कोई रेफरेंस बुक, किसी से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, बट मैंने पीवाईक्यूज किए थे। नीट बायोलॉजी के 13 ईयर्स के पीवाईक्यूज मैंने सोल्व किए थे। 33 के मत करना, परेशान हो जाओगे, आपके पीवाईक्यू सोल्व करने का मन नहीं करेगा, बिकॉज़ पहले अपना बायोलॉजी का सिलेबस अलग था, तो पुराने टाइम में एकदम आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया करते थे। अभी अगर आप उन क्वेश्चन को देखोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा फिर पीवाईक्यू सोल्व करने का। तो 33 ईयर्स की पीवाईक्यू, मतलब 33 या 38 ईयर्स की पीवाईक्यू बुक मत करना, 38 39 के बन गया ना आपने, हाँ, तो वो मत करना, बिल्कुल भी आपके काम नहीं आने वाली है, ठीक है, किसी भी तरह से। वो चीज, जो चीज आपको करनी है, जो चीज आपके काम आएगी, वो है आप 13-14 ईयर्स की जो पीवाईक्यू बुक है वो कर लो, या फिर 10 ईयर्स की आ रही है तो 10 ईयर्स की कर लो, वो पीवाईक्यूज करो, वो आपके काम आएंगे, बिकॉज आपका बायोलॉजी का पेपर आपको मोटा मोटी आपको रिपीटेड दिखेगा फिर नीट के पेपर में, ज्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं जो सेम टू सेम रिपीट होते रहते हैं। तो 13 to 14 ईयर्स की जो पीवाईक्यू की बुक है वो कर लो, दैट इज इनफ, एंड मैंने भी यही किए थे। एंड इसको करने का भी एक टेक्निक है, एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, वो आपको नीट बायोलॉजी में स्कोर करने में बहुत काम आएगा। किस तरह से काम आएगा, सुनना मेरी बात। पहली बार जब आप बायोलॉजी कर रहे हो, आप मान लो एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपने पिछले साल बायो पढ़ी थी, इस साल आप बायो पढ़ रहे हो, तो करना क्या है आपको, आप आए, सबसे पहले आपको एक चैप्टर पढ़ना है, पढ़ लिया चैप्टर, ठीक है सर, फिर आपको उस चैप्टर के पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, सारे पीवाईक्यू सोल्व कर लिए, ठीक है सर, अच्छे से सोल्व कर लिया। अब क्या आपको चैप्टर आता है, हाँ सर चैप्टर पढ़ लिया, पीवाईक्यू सोल्व कर लिए, अब वो चैप्टर हमको एकदम अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी उस चैप्टर के अंदर कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो पहली बार आपको अच्छे से क्लिक नहीं हुए, लेकिन जब आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे ना, तब दिमाग के तार खुलेंगे, तब आपको समझ में आएगा, अरे यार वो एक कॉन्सेप्ट था, उसमें मैंने एक लाइन मिस कर दी थी, वो लाइन देखो पीवाईक्यूज के थ्रू मुझे पता चली है। फिर उसके बाद में आप जब दोबारा एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे ना, तब आपको कई सारी नई नई लाइनें अलग से मिलेगी, आपको सोचने का एक नया तरीका मिलेगा कि यार ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये आपको बेनिफिट होने वाला है जब आप इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यू करो, वापस एनसीईआरटी में हो, तब एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा कि बायोलॉजी के अंदर कैसे रिवीजन किया जाता है, कैसे एनटीए वाले क्वेश्चन बनाते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोच के आप अपनी तरफ से उस टॉपिक स्पेसिफिक में, जहां से क्वेश्चन नहीं आया हुआ, आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना सकते हो उसके हेल्प से कि अच्छा यहां से अगर क्वेश्चन आया तो ये दो एग्जांपल पूछ लिया, इसमें मैथ कॉलम हमसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज आप लगाना, इससे आपकी काफी हेल्प होगी। एक बात तो ये, एक बात ये कि सर पीवाईक्यू लगाने क्या जरूरी है, पीवाईक्यू लगाने जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि अपना जो एनटीए है वो बायोलॉजी में क्वेश्चन बना कैसे रहा है। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते जाओगे और एक भी क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, पीवाईक्यू भी नहीं देख रहे हो, तो आइडिया कैसे लगेगा कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है, फिर आपका अननेसेसरी टाइम चला जाएगा। वही बायो जो 30-35-40 मिनट में होनी चाहिए, उसमें आप 1 घंटे से ऊपर का टाइम लगा दोगे। तो बायोलॉजी के अंदर पीवाईक्यूज करने हैं, ये बात आप मान के चलो। कितने ईयर्स के करने हैं, वही 13-14 ईयर्स के, मतलब 2013 के बाद के सारे कर लो। ये बात समझ के, ठीक है सर समझ गए। तो करना क्या है, बायोलॉजी के अंदर आपको पीवाईक्यूज करना है, जिससे आपकी एक तो थोड़ा प्रोसेस डेवलप होगी कि बायो के अंदर पीवाईक्यूज बनते कैसे हैं, और एनसीईआरटी में आपको और नए नए पॉइंट्स मिलना इसकी हेल्प से ही शुरू होंगे। जब तक ये चीजें अप्लाई नहीं करोगे ना, आपके फिर भी एनसीईआरटी के अंदर हिडन पॉइंट्स रहेंगे ही। फिर अगला पॉइंट आता है, क्या बायोलॉजी के अंदर हमको एनसीईआरटी की समरी पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है। क्या साइंटिस्ट का इंट्रो पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। और जब हर एक यूनिट शुरू होती है ना, उससे पहले एक बकवास सा टॉपिक शुरू होता है, एक पैराग्राफ होता है, वो भी आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर भी आपको हाईलाइटर से जो भी आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं, जहां से भले बकवास से बकवास डेफिनेशन बने, अगर कोई डेफिनेशन बन रही है ना, उसको आप हाईलाइट कर लो, कुछ वो पूछा जाएगा। नीट 2025 में भी आया था फिजिको-केमिकल प्रोसेस वाला, याद होगा बिल्कुल। तो ऐसे बनने के पूरे पूरे चांस है, वो आपको करना है। साइंटिस्ट का इंट्रो करना भी, याद करना भी जरूरी है। जैसे कर्ली टॉप वायरस के बारे में बोला गया, कौन से चैप्टर में बताओ, साइंटिस्ट के इंट्रो में बोला गया, ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, कर्ली टॉप वायरस के बारे में। इसके अलावा प्रोटीन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, कौन से साइंटिस्ट इंट्रो में बताया गया, कौन से साइंटिस्ट में बताया गया, ये भी आप मेरे को कमेंट में बताना। अगर आप ये बता पा रहे हो, मतलब आप साइंटिस्ट इंट्रो बढ़िया से पढ़ रहे हो। तो हर एक चैप्टर की समरी के अंदर क्या होता है कि कुछ एक ऐसे पॉइंट होते हैं जो चैप्टर के अंदर उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए होते, बट समरी के अंदर कई बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। कुछ चैप्टर के अंदर क्या होता है, चैप्टर में हमें एक कोई लाइन स्पेसिफिक होती है जिसके अंदर हमें डाउट आता है कि आखिरकार यार ये लाइन हमसे बोलना क्या चाह रही है, बट वही लाइन फिर उस चैप्टर की समरी में अच्छे से समझाई जाती है। कई बार क्या होता है, एक दो एग्जांपल कम बताए होते हैं चैप्टर के अंदर, जब एग्जांपल बताए जाते हैं समरी के अंदर एक और एग्जांपल एक्स्ट्रा एडेड होता है। फिर जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसके अंदर वो भी एग्जांपल होता है, हमने समरी पढ़ी नहीं होती, हम बोलते हैं यार ये एग्जांपल कब से था इसका, वो समरी के अंदर एडेड होता है। तो इसलिए उस चैप्टर की समरी करना जरूरी है, साइंटिस्ट का इंट्रो करना जरूरी है, यूनिट का इंट्रो करना भी जरूरी है, और चैप्टर भी अच्छे से करना जरूरी है। इसके अलावा एक चीज जो मैंने की, जिसको बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, एंड पहले ये चीज मैं भी मिस किया करता था ऑब्वियसली, ठीक है, मैं कोई भाई शुरू से टॉपर नहीं रहा हूं,
कि मेरे को शुरू से ही बायो में बहुत शानदार मार्क्स आते थे। मैं अपना बताऊं तो पहले जब मैंने बायोलॉजी का जब मैंने पहली बार नेट का एग्जाम दिया था, मेरे बायो में जूलॉजी बॉटनी दोनों मिलाते हुए 130 140 मार्क्स आए थे, सोच लो। एंड उसके अगले साल ही मैंने बायो इतनी पढ़ी कि मैं 300 मार्क्स पे पहुंच गया। उसके बाद में मैंने नेट की प्रिपरेशन छोड़ी थी, फिर मैं वापस आया था। वो सारी चीजें उन बच्चों को पता होगी जिन्होंने मेरे माई जर्नी वाला वीडियो देखा। फिर उसके बाद में मेरे कंसिस्टेंट 2 साल बायोलॉजी के अंदर 325 330 इतने मार्क्स भी आए थे, है ना। एंड अभी मैं 350 आउट ऑफ 360 पे हूँ। तो धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी से ही हम आते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर मेरे 360 कई बार आए हुए हैं इस साल। बीच में जब आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर आया करता 320 325 भी गए हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको वो सारे टेक्निक वो सारे तरीके बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप बायोलॉजी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हाँ, बात करते हैं आगे की। बायोलॉजी के अंदर आपको रेगुलर टेस्ट देने जरूरी है। बायो के अंदर रेगुलर टेस्ट देने जरूरी है। एक बार आपने एनसीईआरटी कर लिया, आपकी बायो अच्छे से तैयार है, ठीक है सर, अच्छे से तैयार है। बट सर फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से तैयार नहीं है। जब तक फिजिक्स और केमिस्ट्री तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं बायो के अंदर टेस्ट नहीं देने वाला हूँ। ये चीज मत करो, ये चीज गलत है। टेस्ट देने की शुरुआत जैसे ही आपकी बायो कंप्लीट हो गई हो जानी चाहिए। रीजन क्या है भाई, टेस्ट शुरू करोगे, बायो के अंदर टाइम लगता है नंबर में बहुत टॉप लेवल तक पहुंचने पर। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेट करते रहोगे, आपका सिलेक्शन बायोलॉजी खा जाएगी। तो जैसे ही आपकी बायो कंप्लीट हो जाती है, आपको टेस्ट देने शुरू कर देने हैं। एंड टेस्ट के अंदर आपका एक टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट मैंने भी रखा हुआ है। किसी भी टेस्ट के अंदर 340 से कम मार्क्स नहीं जाने दूंगा। टेस्ट के अंदर 340 प्लस मार्क्स रखूंगा, ये स्ट्रेटजी रखोगे तो आप 360 आउट ऑफ 360 पर भी चले जाओगे। एंड ये मार्क्स अब किसी स्टूडेंट को लगेगा सर मेरे तो बायो के अंदर 100 मार्क्स आते हैं, मेरे तो 150 मार्क्स आते हैं। ये जितनी भी मैं आपको स्ट्रेटजीज बता रहा हूं ना कि बायो आपको पढ़नी है एंड आराम से पूरी पढ़नी है। एंड आगे भी और स्ट्रेटजीज बताऊंगा। ये सारी स्ट्रेटजीज जब आप फॉलो करोगे ना, आपके मार्क्स पहले 100 से 200 पहुंचेंगे, 200 से अगले टेस्ट में 250 पहुंचेंगे, धीरे धीरे करके 260 270 280 290 करके 300 जाएंगे, 320 आएंगे, 340 भी जाएंगे। और वो दिन भी आएगा जब 360 आउट ऑफ 360 भी जाएंगे। तो अपने आप में अगर आप पॉजिटिविटी रखोगे ना, मार्क्स ये जाएंगे। तो जब आप टेस्ट दे रहे हो, अपने अंदर यही आपको फील होनी चाहिए कि मुझे बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स के लिए जाना है, और किसी भी टेस्ट में 340 से कम मार्क्स तो मेरे रहने ही नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट मेरे को एक बात बोलते हैं कि सर ये जो टेस्ट सीरीज वाले लोग हैं ये थोड़ी सी मक्कारी करते हैं। ये टेस्ट सीरीज के अंदर सर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन कई सारे देते हैं, जिसकी वजह से मेरा पूरा बायोलॉजी का पेपर ही बर्बाद हो जाता है। तो इस साल एक काम करो, जब आप बायोलॉजी के टेस्ट देने जा रहे हो, शुरू से आप वो अप्रोच रखो जो अप्रोच मैं रखा करता हूँ। क्या अप्रोच रखनी है? देखो, मैं जो टेस्ट देता हूँ उसके अंदर हर एक टेस्ट के अंदर 7-8 क्वेश्चन आया करते थे आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो मैंने अपनी एक अप्रोच बिल्ड कर ली थी कि आउट ऑफ एनसीईआरटी के अलावा जितने क्वेश्चन, जैसे किसी टेस्ट के अंदर मान लो 5 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो मेरा ये एम रहा करता था कि बाकी के जो 85 क्वेश्चन है ना, वो मेरे को एकदम करेक्ट करने हैं, ताकि मेरे 85 से भी क्या होगा 85 से 85 क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ, बाकी 5 क्वेश्चन अगर मैं छोड़ता हूँ, मेरे 340 मार्क्स है। या फिर वो 500 मैंने करके नेगेटिव भी कर दिए तो भी मेरे 335 मार्क्स है। बताओ क्या ये मार्क्स कहीं से कम है क्या? 200 250 260 270 मार्क्स से 335 कितने ज्यादा ऊपर होते हैं, ये बात आप सब समझते होंगे। अगर आपके मार्क्स 440 है, वो 60 मार्क्स और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, तो आपके मार्क्स कितने बन गए सर? 440 से बन गए सीधे सीधे 500, 460 से बन गए सीधे 520। ऐसे मार्क्स इंक्रीज किया करते हैं। तो सिंपल सी एक बात याद रखनी है, अगर आपके टेस्ट में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया करते हैं, तो सिंपल सा एक काम करना है, आउट ऑफ एनसीईआरटी के अलावा जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन को मैं एकदम अच्छे से सही करूंगा। एंड यही अप्रोच मैंने अपने टाइम में रखी थी, तभी मेरे इतने मार्क्स पे पहुंचा हूं मैं। ठीक है। हाँ, अब आउट ऑफ एनसीईआरटी का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी देखते हुए कुछ बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा अलग हो जाते हैं कि नहीं आउट का भी पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट में लगातार आउट हो रहा है, और क्या पता इस बार का पेपर भी आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया। देखो 7 सालों से आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। तो हमें यही मानते हुए चलना है कि इस साल भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। मन में दूसरी थोट अपने को लेकर ही नहीं आनी है। फिर भी जो टेस्ट के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं एनसीईआरटी से बाहर के, उनका आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को या तो आप टेस्ट में ही हाईलाइट कर लो। बट ये चीज थोड़ी सी फेल कर सकती है कि जब आप वापस उनका रिवीजन लेने जाओगे, कौन कौन सा टेस्ट आप देखने जाओगे। तो एक काम करो, वही तो आपका क्वेश्चन है ना आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला, उसके अंदर से क्या कंसेप्ट निकला, क्या चीज आपने सीखी है, वो जो टॉपिक आपका एनसीईआरटी के अंदर, वहां पर जाओ, साइड में जो स्पेस बचा हुआ ना, उस स्पेस में वो लिख दो, और ऊपर लिख देना आउट ऑफ एनसीईआरटी कंटेंट। बस ये काम आपको कर लेना है। ये चीज मैंने खुद की हुई है, अपने टाइम में मैंने की हुई है। जैसे आपको मैं अपनी एनसीईआरटी के यहाँ पर एक क्लिप लगाकर बता देता हूँ। ठीक है, कोई भी एक रैंडम चैप्टर की मैं आपको यहाँ पर क्लिप लगाकर दिखा देता हूँ। जैसे ये जो क्लिप अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ, इस क्लिप के अंदर क्या है, इस क्लिप में ये जो आपको पूरा सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने हाथ कर रखा है, इस जगह पे ये पूरा आउट ऑफ एनसीईआरटी का छोटा सा टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ पर बना था आउट ऑफ एनसीईआरटी का, मैंने एज इट इज ये चीज को देखो यहाँ पर आकर लिख लिया। एंड कहाँ पर लिखा है, जहाँ पर ये टॉपिक एनसीईआरटी में चल रहा था, बट ये बात एनसीईआरटी में नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी की बात है, मैंने यहाँ पर लिख लिया। इस तरह से काम करोगे ना, तो होगा क्या, अगली बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे ना, तो साथ में वो वाली चीज भी कवर हो जाएगी। अच्छा, एक टेस्ट के अंदर आया था ये आउट ऑफ एनसीईआरटी का टॉपिक, मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसको भी पढ़ लेता हूँ। फिर आप 10 बार एनसीईआरटी पढ़ो, 20 बार एनसीईआरटी पढ़ो, वो चीज भी आपके साथ साथ आप गो थ्रू करते रहोगे। ये बात समझ गए? ठीक है। तो टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहे हैं, उनका आपको क्या करना है, ये बात मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर। अब इसके अलावा एक बात होती है कि कितने टेस्ट दें, जितने हो सके उतने टेस्ट दो। जैसे देखो, मैंने आपको एक बात बोली, बायोलॉजी के अंदर अपने को अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती। हमको बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर कोचिंग के आपके पास मॉड्यूल है तो 150 क्वेश्चन कर लो, दैट इज इनफ। इसके अलावा आपको पीवाई को करना है, बायो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं रहती। तो फिर क्या रहती है, जो नॉलेज आपने लिया है, जो बायोलॉजी आपने पढ़ी है, उसका एग्जीक्यूशन कहीं तो करना होगा। डायरेक्ट नेट में जाकर थोड़ी उड़ेल देंगे, वहां पर कुछ गलती होगी तो नंबर चले जाएंगे। तो इसके लिए हमें बायोलॉजी में देने हैं मैक्सिमम, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा टेस्ट। इंडिविजुअल बायो के है तो इंडिविजुअल टेस्ट दे दो, पूरे पीसीबी के है तो पूरे पीसीबी के दे दो। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉजिटिव ये निकालो कि मेरे बायो में 330 340 350 या 360 मार्क्स आ रहे हैं, ये पॉजिटिव निकालते हो। इस पॉजिटिव थॉट के साथ में आप टेस्ट शुरू करो। तो टेस्ट बायो में जब से शुरू कर सकते हो तब से शुरू करो। मैं बोलूं, अगर आपका अक्टूबर में सिलेबस बायो का पूरा हो रहा है, बायो आपको आने लग गई है, तो आप अक्टूबर से शुरू कर दो। नए स्टूडेंट हो, आपको लगता है सर नवंबर दिसंबर से शुरू करूंगा, तब से करो। आपकी कोचिंग में जो टेस्ट हो रहे हैं उनको स्किप तो करना नहीं है। बायो में आपने पूरी तैयारी के साथ में आप उन टेस्ट में जाओ कि जितने चैप्टर, जो 3-4 चैप्टर हमको दिए थे, उनके नोट्स देखने होंगे तो देख लूंगा। मेरी मेन जो फोकस है वो है एनसीईआरटी में।
पूरी एनसीईआरटी करके जाऊंगा और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मार्क्स मेरे को बायो में लूट लेने हैं। ये सिंपल सा आपको फंडा रखना है। तो बायो में शुरुआत टेस्ट से होगी। मेरे 350 मार्क्स इसलिए आए बिकॉज मैं टेस्ट में कई बार 360 मार्क्स लेकर आ चुका हूं। 340, 350, 360 ये रेंजेस में आप बार बार आते जाओगे तो आपके इतने मार्क्स बन भी जाएंगे। इवन वो 2 क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होती तो पूरे 360 मार्क्स होते हैं। नॉलेज में कोई भी कहीं से कमी नहीं थी। तो सिंपल सी अब तक मैंने आपको ये बात बोली है। रिसोर्सेस में आपको क्या करना है, ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है। कोचिंग के अगर आपके पास मॉड्यूल है क्वेश्चन के तो उनसे आप 150 क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं भी रहेगी। पीवाईक्यूज आपको करने हैं भाई 13 ईयर्स के कर लो, बहुत बढ़िया बात है। 33, 38 के आपको नहीं करने हैं, बिना मतलब पीवाईक्यूज से आपका मन उठ जाएगा, मन नहीं करेगा कि फिर पीवाईक्यू करना है। तो 13 ईयर्स के करो, बढ़िया रहेगा। ये बात बताई। टेस्ट के अंदर आपको क्या करना है, आउट ऑफ एनसीईआरटी का मैनेजमेंट कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। टेस्ट में अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी है वो क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे के सारे आपके सही होने चाहिए, और वो आउट ऑफ एनसीईआरटी का जो कंटेंट इंपोर्टेंट लग रहा है उसको एनसीईआरटी में साइड में लिखते चलो, आपका काम बन जाएगा। फिर मैंने आपको एक चीज क्या बताई कि टेस्ट के अंदर आपको मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, कि मार्क्स सर एक दिन में नहीं बढ़ेंगे, मार्क्स मेहनत करते 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 बढ़ने लग जाएंगे। एक बात मैंने आपको ये बताई। अब एक जरूरी बात ये होती है कि कई सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं। जब मैं आपको बोलता हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, चलो आप ये एक चैप्टर को कंप्लीट कर लो, आप वो चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, फिर भी आपका वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि एक बात तो मैंने आपको बोली, आप समरी नहीं करोगे, आप साइंटिस्ट का इंट्रो नहीं करोगे। आप बोलोगे सर वो भी कर लिया, फिर भी आप कमी छोड़ दोगे। क्या कर दोगे, आप डायग्राम्स अच्छे से नहीं करोगे। ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। जब वो चैप्टर करते हैं वो डायग्राम्स को अच्छे से नहीं करते, वो बोलते हैं चलो डायग्राम बाद में देख लूंगा, चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। जब तक डायग्राम नहीं हुआ तब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। ये बात को आप मेरी गांठ बांध के रख लीजिए, जब तक डायग्राम नहीं हुआ तब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। ये बात आप लिख लो एनसीईआरटी के ना, एनसीईआरटी के सबसे पहले पेज में आप ये बात लिख लो। जब आप ये बात लिखोगे ना तो आपके अंदर आएगा डिटर्मिनेशन, या अपनी किसी कॉपी में लिख लो, जो भी आप मोटिवेशन रखने के लिए आप अपनी दीवार पर यहाँ पर चिपका लोगे पर, कि जब तक डायग्राम नहीं हुआ तब तक चैप्टर नहीं हुआ। बायो की एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम आपका एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अब इसके बाद में डायग्राम के बाद में हम आगे की बात करते हैं। चलो एक मैं आपको पहले बता देता हूं कि मेरे कौन से 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। ये हेनलेस लूप वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन होना चाहिए था बोनस, मतलब इसके अंदर नंबर देने चाहिए थे एंटी को, बट इन्होंने नहीं दिए। एक तो इसके अंदर मिस्टेक हो गई। एक दूसरा क्वेश्चन किसके अंदर मिस्टेक हुई है, वो हुई है ओएमआर की मिस्टेक। यहाँ पर मैं ओएमआर का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ आपके सामने, ये देखो मैंने इसके अंदर 2 ऑप्शन भर दिए। तो हुआ क्या, जब मैं जल्दबाजी में ओएमआर भर रहा था तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर था आई थिंक आंसर नंबर 2। एकदम आसान क्वेश्चन था, आपको दिखाई भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, आंसर मैंने निकाला 2, बट ओएमआर भरते टाइम गलती से मेरे से भर गया ऑप्शन नंबर 1। और उसके बाद में मैंने उसके पास मैंने सोचा क्या पता एनटीए इसमें सही आंसर मेरा कर भी दे, मैंने साथ में 2 को भी भर दिया। एनटीए ने इसके अंदर मेरे 5 नंबर और काट लिए और मेरे मार्क्स में 350 आउट ऑफ 360। अगर ये गलतियां नहीं होती तो पूरे 360 आउट ऑफ 360 बनते भी। आप जानते भी हो कि नॉलेज तो पूरा 360 वाला, तो आने 360 चाहिए थे। सो ये पूरी स्टोरी है कि 350 आउट ऑफ 360 मार्क्स कैसे है, ये बात होगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ मेरा स्टडी रूटीन। मैं बायोलॉजी पढ़ता था हमेशा सुबह सुबह, ये मेरी आदत है। बिकॉज सुबह सुबह जो हमारा नॉलेज है, हमारा जो माइंड है, ये नॉलेज लेने के लिए अच्छे से तैयार होता है, एकदम फ्रेश माइंड के साथ में उठते हैं। तो उस टाइम मेरी यही थॉट होती थी कि बायो एकदम माइंड में सेट रहनी चाहिए। जो चीज हम पेपर में सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं दैट इज बायोलॉजी। एंड पहले मैं बायो को सीरियसली नहीं लिया करता था पुराने सालों में, एंड पिछले 2 सालों से मैंने बायो को जो सीरियस लिया, बिकॉज मैं जानता हूँ सिलेक्शन जो चीज कराती है शुरुआत बायो से ही होती है। बायो अगर खराब हुई ना, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कितनी अच्छी कर दो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी अच्छी हो, ये बात मेरे से अच्छे से कौन जानता है, जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं वो भी जानते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपकी बायो खराब है ना तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते, फिर आप चाहे उनको कितने अच्छा कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वेयर अगर आपने बायो को संभाल लिया ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हो। तो इसलिए मैंने बायो को सीरियस लेना शुरू किया फिर। एंड मैं सुबह सुबह 4 से 5 घंटे डेली बायोलॉजी पढ़ा करता था। एंड ये चीज आपको भी करनी चाहिए। अगर आपका स्टडी स्लॉट अलग है कि सर मैं दोपहर में पढ़ता हूँ, शाम को बायो पढ़ता हूँ, अगर दोपहर में तो कौन पढ़ता होगा, शाम को बायो पढ़ता हूँ, तो शाम को कर लो। डेली 4 से 5 घंटे आपको बायो को देने हैं, मतलब देने ही है। डेली 4 से 5 घंटे दो। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं सुबह जब 6 बजे उठा करता था तो मैं 6 से 11 तक 5 घंटे बायो रखा करता था। कभी 7 बजे उठ गया तो 7 से 11 4 घंटे बायो रखता था। कभी 8 बजे उठ गया तो 8 से 12 तक, मतलब 4 घंटे तो मिनिमम बायो रहनी ही चाहिए। ये मेरा शेड्यूल हुआ करता था। जो भी दिन में 12 13 14 घंटे जितनी पढ़ाई अपनी चला करती थी उसमें यही काम होता था कि सबसे पहले 4-5 घंटे बायो को दो, उसके बाद में ही आप आगे बढ़ो। सिंपल। और जब आप बायो पढ़ रहे हो एक चैप्टर को आप कंप्लीट करो, पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए विद डायग्राम। डायग्राम्स की लेवलिंग भी आपको याद रहनी चाहिए। होता है कि अगर आप 50 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप 50 बार एक डायग्राम को याद करोगे, वो डायग्राम आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वरना हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, डायग्राम छोड़ देते हैं, डायग्राम बाद में देख लूंगा। ओवरऑल पूरे साल भर में आप एक डायग्राम को 10-15 बार देख पाओगे, फिर वो डायग्राम कैसे याद होगा, फिर तो जाएगा ना बायो में क्वेश्चन। तो ये चीज ये थोड़ा अपने अंदर रखो। जब मैं बायो पढ़ रहा हूं मैं बायो को अच्छे से पढ़ूंगा, मैं बायो के अंदर किसी भी तरह की कोई कामचोरी नहीं करूंगा। एक और फैक्टर है जिसने मेरा इस बार का पेपर खराब करा है, और मैं चाहूंगा कि आप इस फैक्टर को ध्यान में रखो तो आपका पेपर खराब ना हो। होगा क्या कि बायो आप पढ़ लोगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उससे बायो पढ़ लोगे, आप अपने मार्क्स भी बढ़ाने लग जाओगे। बट अगर आप वो चीजें टाइमली नहीं कर रहे हो ना तो वो चीज आपको काफी हद तक परेशान भी करेगी। टाइमली करना जरूरी है। जैसे अगर आपका बायो का पेपर इजी आ रहा है तो आपको उसे 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर सोल्व करना होगा पूरा, या फिर मैक्स 35 मिनट लगे तो 35 मिनट में सोल्व करना होगा। अगर आपका बायो का पेपर टफ है तो उसे आपको 45 टू 50 मिनट के अंदर सोल्व करना होगा। एंड ये चीजें आप में से कईयों के साथ में होती होगी, सर जब बायो इजी आती है तो 45 से 50 मिनट लग जाते हैं, और जब बायो टफ आती है तो 1 घंटा 5 मिनट लग जाता है। ये चीज आपको नहीं करनी है। कैसे सुधारोगे, तरीका सिंपल है, टेस्ट दो। जितने ज्यादा हो सके बायो के अंदर उतने ज्यादा टेस्ट दो, तो ही आपका बायो के अंदर कम टाइम लगना शुरू होगा। नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा, पेपर बर्बाद होगा, फिर आती हुई फिजिक्स छूट जाएगी, आती हुई केमिस्ट्री छूट जाएगी और नंबर बनेंगे फिर कम। फिर बायो के अंदर चाहे कितने ज्यादा मार्क्स हो, परेशान फिर होना पड़ेगा। जैसे मैं अपना केस बताऊं, मेरा केस बहुत रेयर था बायो के अंदर,
बहुत रेयर था, मतलब बायो के अंदर नॉलेज सारा पूरा है, बट मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में 3 एनसीईआरटी यहाँ पर देखो मैं आपके सामने लगा दूंगा। एक जो आपको पहली एनसीईआरटी दिखाई दे रही है, ये है अपनी पुरानी एनसीईआरटी। फिर ये एनसीईआरटी को मैंने चेंज किया, क्या चीज सोचते हुए कि सर ये जो अपनी बायो की पुरानी वाली एनसीईआरटी है, इसको जब मैं पहली बार नॉलेज ले रहा था, मैंने इसको रैंडमली कहीं से भी हाईलाइट कर रखा है, जो आपको देखो हाईलाइटेड दिखाई दे भी रहा होगा। तो इसके चक्कर में क्या हो, जब हम दोबारा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बार-बार हम एनसीईआरटी अलग-अलग साल पढ़ते रहते हैं, तो एनसीईआरटी हमको नोट्स में इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। तो मैंने वापस से एनसीईआरटी को एकदम बढ़िया बनाने के लिए फिर मैंने चेंज कर दिया, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर भी होने चाहिए, सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। तो फिर मैंने एनसीईआरटी चेंज करी, ये नई वाली। लेकिन इसके बीच में एक छोटी सी मैंने गलती भी की हुई है। क्या गलती की हुई है? मैंने अपनी एनसीईआरटी को देखो, मेनली मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, ये आपको एनसीईआरटी देख के पता चल रहा होगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक चीज देखी कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी के अंदर हिंदी में कई सारी गड़बड़ियां हैं, भरी है गड़बड़ियां हिंदी की एनसीईआरटी में बायोलॉजी, जबकि इंग्लिश के अंदर नहीं है, हार्डली 1-2 जगह होगी। बाकी इंग्लिश की एनसीईआरटी में कोई गलती नहीं है। तो मैंने ये चीज सोची यार, बायोलॉजी की एनसीईआरटी में हिंदी में तो गलतियां भरी भरी है, और 2024 में मेरे इसके क्वेश्चन गलत भी हुए थे। बायोलॉजी की हिंदी की एनसीईआरटी में गलती होने की वजह से नेट में मेरा क्वेश्चन गलत भी हुआ था। तो उसके बाद में मैंने एक चीज सोची कि एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि मैं हिंदी टू इंग्लिश स्विच कर देता हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी के अंदर। तो फिर मैंने एक काम किया, मैंने फोटोकॉपी सारे चैप्टर्स की निकलवाई और मैंने अपनी इंग्लिश के अंदर एक बायो की एनसीईआरटी मैंने बना ली। तो मैंने लगभग 6-7 महीने मैंने इंग्लिश के अंदर ही एनसीईआरटी पढ़ी थी, मतलब 1 डेढ़ साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, व्हाटएवर। तो उसके बाद में मैंने एक डिसीजन लिया कि इंग्लिश के अंदर ही ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है, 6-7 महीने पढ़ा। फिर जब मैं मॉक टेस्ट दिया करता था, उसके अंदर एक चीज होती थी, उसकी वजह से इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ने के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो जाया करती थी कई बार, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाया करते थे। तो फिर मैंने एक चीज वापस सोची कि अगर मुझे स्पीड बनानी है, वापस मुझे एनसीईआरटी को उसी लेवल पर लेकर आना है, तो वापस हमको हिंदी पर ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं वापस आया हिंदी की एनसीईआरटी की तरफ, हिंदी की एनसीईआरटी फिर मैंने चेंज करी, नई एनसीईआरटी लेकर आया, जो आपको तीसरी एनसीईआरटी दिखाई दे रही होगी। तो जो तीसरी एकदम नई एनसीईआरटी है वो फिर मैं लेकर आया, मैंने अच्छे से पढ़ा, वापस उसी लेवल पर मैं अपनी एनसीईआरटी में बायोलॉजी में आ गया। बट तब तक एक मिस्टेक हो चुकी थी कि जो हम टेस्ट दिया करते हैं, वो टेस्ट में एक तरफ हिंदी होती है, एक तरफ इंग्लिश होती है। तो मिस्टेक ये हो जाया करती थी कि जैसे हमने बायो शुरू की, उसी क्वेश्चन में एट द सेम टाइम हिंदी की साइड में नजर जा रही है, इंग्लिश की साइड में नजर जा रही है। हमने क्वेश्चन को हिंदी में सोल्व किया, तुरंत हम दूसरे क्वेश्चन में जा रहे हैं, हमारी इंग्लिश की तरफ नजर जा रही है। अननेसेसरी एक क्वेश्चन को हमने पढ़ना शुरू कर दिया, हमारे 4-5 सेकंड वेस्ट हो गए। फिर हमने एक पेज के सारे क्वेश्चन किए, हम पेज पलट के जैसे दूसरे साइड जा रहे हैं, पहले नजर मान लो इंग्लिश की साइड पड़ गई। हमने वो क्वेश्चन पढ़ लिया, हम क्वेश्चन ऑलमोस्ट सोल्व करने की तरफ जा रहे हैं, इतने में मन में एक चीज आ रही है कि मैं तो हिंदी में ही बायो सोल्व कर रहा हूँ। ये चीजों में मिस्टेक हो जा रही थी। तो मैंने साल भर टेस्ट लेके इस चीज को कम करने की कोशिश की, मैंने इसको मिटाने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली ये चीज मिटी नहीं, और अननेसेसरी मेरा जो बायोलॉजी का पेपर था, उसके अंदर मेरे से 47 मिनट का टाइम लग गया, जो कि नहीं लगना चाहिए था। इतना बायोलॉजी का जो आसान पेपर है, इसके अंदर मार्क्स सारे आ गए, मार्क्स अपने 350 हैं, बट नंबर जो मिनट इसके अंदर लगे, वो मिनट 47 लग गए। एंड जबकि मैंने कई सारे लोगों को एक बात बोलते सुना है कि इस पेपर के अंदर उन्होंने बायो को 25 से 30 मिनट में सोल्व किया है, और ये 25 से 30 मिनट में सोल्व होने वाली बायो थी भी। बट अपनी मिस्टेक क्या हो गई कि हमने हिंदी के साथ में इंग्लिश भी पढ़ने लगे, ये चीज में मिस्टेक हो गई। एंड ये चीज कितनी ही कोशिश करने के बाद में मेरे से आखिरकार मिटी नहीं, क्योंकि होता है जब हम दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं कंफर्टेबल, तो हम लगातार ये करते रहते हैं हिंदी इंग्लिश, क्योंकि हमारे जब हम जानते हैं कि हिंदी की एनसीईआरटी के अंदर इतनी सारी मिस्टेक है, तो हम एक मिस्टेक करने लग जाते हैं कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते जाते हैं, कि इधर से वेरीफाई भी कर लेता हूं इंग्लिश वाली साइड से कि कहीं मेरा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी मैं आपको लर्निंग बताऊंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, ओनली हिंदी वाली साइड से ही एनसीईआरटी पढ़ो। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ओनली इंग्लिश वाली साइड से पढ़नी हो। वो जो इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करते हैं पेपर में, उनका सिर्फ इंग्लिश में आता है पेपर, उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, उनको बोलूंगा इंग्लिश वाली साइड चल के देखना भी मत। 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, वो चलेगी, ज्यादा टाइम लग गया ना 10 से 20 मिनट, वो आपका सिलेक्शन खा जाएगा। तो उस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ये तो हमने तैयारी इतनी अच्छी करी थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं तो ये जो बायोलॉजी के इतना ज्यादा टाइम लगने वाला जो होता है ना पेपर, इसकी वजह से लोगों का सिलेक्शन रुक भी सकता है, कईयों का रुकता भी है हर साल। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इस चीज से आपको बचना है। ये बात समझ गए? ठीक है सर, ये बात समझ गए। तो इतनी सारी चीजें थी जो मेरे को आपको समझानी थी, कैसे मैंने बायोलॉजी के अंदर 350 आउट ऑफ 360 स्कोर किया, ये मैंने आपको बता दिया। देखो एक चीज रखनी होगी, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये चीज को आप अपना नोट कर लीजिए। अगर आप डेली बायो पढ़ोगे ना, डेली बायो पढ़ोगे, बायोलॉजी के रिवीजन को नहीं छोड़ोगे, भले ही आपने उस टॉपिक को 2 दिन पहले पढ़ा है, वापस अगर आपका मन कर रहा है कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ो, मन नहीं भी कर रहा है कि ये टॉपिक पढ़ना है, अगर आप बोलोगे कि सर मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरीप्लाट अभी मैंने 1 हफ्ते पहले किया, अच्छे से मेरे को आता है, तो भी पढ़ो। वापस बारी आ चुकी है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, वापस शुरू करो, वापस वहीं से सिलेबस शुरू करो। करना है तो करना है, चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। एक और बात बोल देता हूँ, चैप्टर के बीच में कई बार क्या होता है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन आया करते हैं, तो ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी आपको एकदम अच्छे से सोल्व करते करते चलना है, बिकॉज यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके हर साल बन सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट ऑल द रिसोर्सेज आई यूज्ड ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन। कौन कौन से टेक्निक्स को मैंने फॉलो किया था, कौन कौन से रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया, पीवाईक्यू कब किए, टेस्ट कब किए, सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया। टाइम में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, मेन फैक्टर ये बता रहा हूँ, टाइम आपको बचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बायो के अंदर ये सारी टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करते हो, तो आप भी बायो के अंदर 350 360 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। ये कहीं से मुश्किल नहीं है, अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। मैं बायोलॉजी में शुरू से कोई टॉपर नहीं था, मैं बायोलॉजी में पहले हमेशा से एवरेज था, बाद में मैंने भी बायो में स्कोर अचीव किया, तो आप भी आराम से अचीव कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।